हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ेंगे, राइटफुल चैलेंज इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ ट्विटर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच की जंग पे जो हो रही है फ्री स्पीच के नाम पे, है ना। ये आपका क्विज है आज का। आर्टिकल पढ़ेंगे तो ग्रामर वोकैबुलरी आएगी और जो सीखोगे सारी इस पे अप्लाई होगी। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। अभी क्लास को शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है राइटफुल चैलेंज। देखिए, चैलेंज का मतलब चुनौती और राइटफुल का मतलब है बिल्कुल सही, जस्टिफाइड। कह रहे एक ऐसी चुनौती पेश की गई है ट्विटर के द्वारा जो बिल्कुल ठीक है। अब देखो, चुनौती किसने दी है, क्यों दी है और किसको दी है, ये पता लगेगा टाइटल पैराग्राफ से। कह रहे ट्विटर केस शुड लीड टू चेंजेस इन आईटी रूल्स दैट विल प्रोटेक्ट फ्री स्पीच। कह रहे ट्विटर का जो केस है, जो ट्विटर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने लगाया है कर्नाटका हाई कोर्ट में, ट्विटर ने भारत सरकार पे जो केस किया है, कहने का मतलब ये। कह रहे इस केस को लीड टू करना चाहिए, इस केस को हमें लेकर के जाना चाहिए, हम सभी को ले जाना चाहिए। और कहाँ तक? एक ऐसे चेंजेस तक, बदलावों तक आईटी के रूल्स में इंडिया के, वो बदलाव जो प्रोटेक्ट करेंगे, महफूज रखेंगे हमारे अभिव्यक्ति के अधिकार को, फ्री स्पीच को। तो ट्विटर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे केस लगाया है कोर्ट में और इस केस का नतीजा ये निकलना चाहिए कि हमारे आईटी रूल्स में कुछ ऐसे बदलाव हों जिससे हमारे देश में अभिव्यक्ति के अधिकार को और मजबूत बनाया जा सके। समझ में आ गया सेंटेंस? ट्विटर केस आपका सब्जेक्ट है, शुड लीड टू इसकी वर्ब है, दैट सब्जेक्ट है, विल प्रोटेक्ट इसकी वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ते जाना है। अगर इंग्लिश में आप बहुत जल्दी बहुत अच्छा जो है ना इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो अपनी स्किल्स के अंदर, तो इसको अगर आप फॉलो करते हो, आप खुद करके देखो, 4 से 5 दिन के अंदर आपको पता लग जाएगा आप कितना ग्रो कर रहे हो। अब एक काम करते हैं, आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालेंगे ताकि इसको स्मूथली पढ़ सकें। एक क्वेश्चन सबके सामने पुट करूंगा मैं यहाँ। लीड टू, इसके बाद आप देख रहे हो एक नाउन, लीड टू चेंजेस। पर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा लिखा होता लीड टू ब्रिंग चेंजेस, ब्रिंग चेंजेस वर्ब लगी होती, तो उस वर्ब को आप किस फॉर्म में रखते? आज नहीं बताऊंगा मैं मेरे ख्याल से वीक में 1 या 2 बार ये कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। सब लोग ट्राई करेंगे कमेंट सेक्शन में। लीड टू इस फ्रेज के बाद में अगर वर्ब आ जाए तो उस वर्ब को किस फॉर्म में रखा जाता है, और रीजन भी बताना ऐसा क्यों होता है, ठीक है। जिनको नहीं पता कॉमेंट्स में जाओ, सही आपको जो आंसर्स मिल जाएंगे। चलो अब एक काम करते हैं, वोकैब पे एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। एग्ज़ाम्स की तैयारी का बेस्ट रिसोर्स है मेरी गाइडेंस के अंदर एप्लीकेशन पे। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक रखा हुआ है। ऐप पे राइटिंग का, बैंकिंग का और एसएससी का तीनों का कोर्स आपको मिल जाता है अफोर्डेबल प्राइसेस में। एसएससी और बैंक में सारा सिलेबस विद प्रैक्टिस सेट्स हम कवर करते हैं, और राइटिंग स्किल्स के कोर्स में 70 से 80 घंटे में बिल्कुल बेसिक से आप लिखना इंग्लिश में सीख सकते हैं। सभी एग्जाम्स का डिस्क्रिप्टिव इसमें कवर हो जाता है। ऐप से सवाल रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई क्वेरी हो तो ये नंबर्स हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें। आज ही ऐप को डाउनलोड करें और कोर्सेज का फ़ायदा लें। चलो जी, अपनी वोकैब शीट है, सारे वर्ड्स इसी में मिलेंगे आपको। आज वर्ड्स आए हैं सब्सटेंटिव, स्टेम फ्रॉम, अशर इन, ब्रिंग अबाउट और इम्पिंज ऑन या अपॉन। सब्सटेंटिव का मतलब होता है समथिंग वेरी सीरियस, समथिंग थॉटफुल। इसको पेंसिव भी बोलते हैं। गंभीरता से कोई काम किया जाता है तो वो होता है सब्सटेंटिव। द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड अ सब्सटेंटिव इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर। सरकार ने ऑर्डर की है एक गंभीर इन्वेस्टिगेशन, जांच इस पूरे मामले के अंदर। सब्सटेंटिव ये वर्ड आर्टिकल में आज देखेंगे आप। नेक्स्ट वर्ड है स्टेम फ्रॉम। स्टेम फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ का कहीं से ओरिजिनेट होना, इमर्ज होना। जैसे ज़मीन से पौधा निकलता है, समझ रहे हो, जैसे आपकी मेहनत से सफलता निकलती है, स्टेम फ्रॉम होती है कहीं से किसी चीज़ का बाहर निकलना। द पैंडमिक हैज़ स्टेम्ड फ्रॉम द नेग्लिजेंस ऑफ चाइना। महामारी निकली है चाइना की लापरवाही से, स्टेम फ्रॉम हुई है। अब ये स्टेम फ्रॉम को ओरिजिनेट फ्रॉम, इमर्ज फ्रॉम, मटेरियलाइज, एक एडवांस वर्ड है एमिनेट फ्रॉम, याद रखें इसको, एमिनेट फ्रॉम। और एक वर्ड आज आप आर्टिकल में जो देखेंगे वो है क्रॉप अप फ्रॉम। और देखना ये फ्रॉम तभी लगेगा जब ये बताया जाए कौन सी चीज़ कहाँ से निकली है।
जैसे ये महामारी जो है निकली है चाइना की नेग्लिजेंस से, तो जब चाइना की नेग्लिजेंस की बात हो रही है तभी फ्रॉम को लगाया गया है। ठीक है, समझ में आ गई ना, कौन सी चीज़ कहाँ से निकली है ये अगर बताना हो तब फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। तो ये क्रॉप ऑफ वर्ड आर्टिकल में आएगा। नेक्स्ट वर्ड है अशर इन। अशर इन का मतलब है किसी को इंट्रोड्यूस करना, कहीं पे लेकर के आना, ब्रिंग इन करना। द कोल्ड वॉर अशर्ड इन अ न्यू एरा ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। शीत युद्ध ने, कोल्ड वॉर ने अशर इन किया, इंट्रोड्यूस किया एक नए एरा यानी युग को जो है न्यूक्लियर वेपन्स का। तो ये वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे, इसका सिनोनिम देखेंगे आप कम अप विद। ठीक है, कम अप विद। फिर एक वर्ड है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, लेकर के आना भी बोल सकते हो, और प्रोड्यूस करना इसके लिए खास जो है इसका जो है ना मीनिंग है। ब्रिंग अबाउट करना, किसी चीज़ को जर्मिनेट, जनरेट, प्रोड्यूस, है ना, इस तरह से करना। कंटिन्यूस वॉर्स ब्रॉट अबाउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। लगातार चलती हुई वॉर्स ने प्रोड्यूस किया बहुत बड़ी मात्रा को डिस्ट्रक्शन की, तबाही की। तो किसी चीज़ को कॉज टू अकर करना, ब्रिंग अबाउट। अच्छा, इसका एक सिनोनिम है जर्मिनेट, जर्मिनेट। और एक वर्ड है एंजेंडर। ये दोनों बड़े अच्छे सिनोनिम्स हैं इसके, जर्मिनेट और एंजेंडर, किसी चीज़ को नए सिरे से प्रोड्यूस करने के लिए। लास्ट वर्ड है हमारा इम्पिंज ऑन या अपॉन। इसका मतलब होता है किसी के अधिकारों पे या किसी के हकों पे, अधिकारों पे, है ना, किसी के राइट्स पे बुरा प्रभाव डालना। या तो आप उसके राइट्स जो है उसको थोड़ा सा लिमिट कर रहे हो, उसके राइट्स को थोड़ा कट शॉर्ट कर रहे हो, तब वहाँ पे खासकर इस जो है फ्रेजल वर्ब को यूज़ करते हैं। द न्यू लॉ में इम्पिंज अपॉन या ऑन द फ्रीडम ऑफ प्रेस। नया कानून जो है ख़राब कर सकता है, बुरे तरीके से प्रभावित कर सकता है, इम्पिंज अपॉन कर सकता है प्रेस की फ्रीडम पे, पत्रकारिता की जो है आज़ादी पे। तो ये वर्ड आज आप आर्टिकल में देखेंगे फ्रेजल वर्ब को। इसको एनक्रोच अपॉन या वॉयलेट या ट्रैम्पल अपॉन भी बोलते हैं। चलिए डिटेल में करवा दिए, 5 ही वर्ड्स हैं। चलिए एक समरी आपको दे दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखो, पिछले साल सरकार ने आईटी रूल्स बनाए थे नए, और इसको ये सारे रूल्स अप्लाई होते थे सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज पे, जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अब इन रूल्स में सरकार के पास ये पावर्स थी कि सरकार को अगर लगे कि कोई कंटेंट गलत है तो उसको सरकार हटवा सकती है। अब इसी रूल्स का सहारा लेते हुए ट्विटर को हज़ारों नोटिसेस मिले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंटेंट को हटाने के लिए, लेकिन ट्विटर को लगा कि सरकार जो है फ्री स्पीच को दबाने का काम कर रही है, इसलिए सरकार को चैलेंज करने के लिए ट्विटर चला गया कर्नाटका हाई कोर्ट में। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि ट्विटर का फैसला बिल्कुल ठीक है, इन रूल्स का थोड़ा मिसयूज कंट्री में होने लगा है। होपफुली इस केस के बाद में जो हाई कोर्ट में लगा है, अब आईटी रूल्स में कुछ बदलाव आएगा। आज की टोन है, एक तो एनालिटिकल, एनालाइज कर रहा है, दूसरा है ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिज्म दिखा रहा है अपने आशावाद को कि रूल्स में शायद बदलाव आ जाए। शुरू करते हैं आर्टिकल को। इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है, कह रहा है बाय मूविंग द कर्नाटका हाई कोर्ट चैलेंजिंग सेवरल ब्लॉकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट ऑन कंटेंट पोस्टेड ऑन इट्स वेबसाइट। कह रहा है मूव करके कर्नाटका हाई कोर्ट में। ये मूव द कोर्ट का मतलब होता है कहीं पे पहुंच जाना, कोर्ट में पहुंच जाना, ऐसा समझ लो। कह रहा है मूव करके या पहुंच करके कर्नाटका हाई कोर्ट में। और कैसे पहुंची भाई? पहुंची है चैलेंज करते हुए, चुनौती देते हुए बहुत सारे ब्लॉकिंग ऑर्डर्स को, बहुत सारे ब्लॉक करने वाले ऑर्डर्स को जो आए हैं केंद्र सरकार से, यूनियन गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और किस चीज़ पे भाई? उस कंटेंट पे जो पोस्ट हुआ है, पोस्टेड है ट्विटर की वेबसाइट पे, ऑन इट्स वेबसाइट। कह रहा है इन दोनों कामों को करके हुआ क्या? कह रहा है ट्विटर आईएनसी जो है, ट्विटर इनकॉर्पोरेट जो है, ये कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स ऑन द इशू ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कह रहा है ट्विटर ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि ये टेक करेगी बुल बाय द हॉर्न्स। इसके सामने जो बुल है उसके सींग पकड़ के उससे लड़ेगी। कहने का मतलब है चैलेंज को एक्सेप्ट करेगी। और किस चैलेंज को? जो है इश्यू का, इस मामले का, जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, अभिव्यक्ति के अधिकार का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई बात समझ में? तो ट्विटर ने क्या किया? हाई कोर्ट में गया, सरकार के ऑर्डर्स को चैलेंज किया उस कंटेंट के लिए जो उसकी वेबसाइट पर लगा है, और इसको चैलेंज करके सरकार को सामने से ट्विटर ने एक चुनौती दी है, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स किया है इस पूरे मामले पे, अभिव्यक्ति के अधिकार का, ट्विटर नाम के इस प्लेटफॉर्म पे। सब्जेक्ट है ट्विटर आईएनसी। आईएनसी का मतलब होता है एक कॉरपोरेशन, एक प्राइवेट कंपनी, इनकॉर्पोरेट भी बोलते हैं इसको, उसकी शॉर्ट फॉर्म है आईएनसी। ठीक है, ट्विटर आईएनसी मतलब ट्विटर एक जो पूरा
ट्विटर एज ए कंपनी गया है हाई कोर्ट के अंदर, तो ट्विटर INC, इसकी वर्ब है हैज़ डिसाइडेड, फाइनली यहाँ पे एड वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आई है। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका मतलब होता है आपके सामने एक बुल है, एक जो सांड है आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो आपने क्या किया, उसके सींग पकड़ लिए। कहने का मतलब है उस सांड को आप कन्फ्रंट कर रहे हो, फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली फेस करना कहलाता है टेक द बुल्स बाय द हॉर्न्स। तो ट्विटर अब यही कर रहा है ना, सरकार को उसने सामने से ही चैलेंज कर दिया है। ये मूविंग यहाँ पे बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, चैलेंजिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। एक छोटी सी गलती है, यहाँ पे एक कॉमा होना चाहिए, कोड के बाद में कॉमा होना चाहिए ताकि इसको PPS से बनाया जा सके। पोस्टेड एडजेक्टिव है, कंटेंट के लिए आया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बुल है, जो सांड है, इससे 2 इडियम्स बनती है, फटाफट समझ लो। पहली इडियम है अ कॉक एंड बुल स्टोरी, दूसरी इडियम है अ बुल इन अ चाइना शॉप। देखिए कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है फॉल्स स्टोरी, मिसलीडिंग या फॉल्स स्टोरी। प्रीवियस ईयर्स में पूछी हुई इडियम है, आप इसको एग्जाम्स पेपर में देख सकते हो पुराने वालों में। और ये भी अच्छी इडियम है अ बुल इन अ चाइना शॉप। इसका मतलब क्या होता है, देखिए चाइना शॉप मतलब चीनी मिट्टी का सामान वाली शॉप। चीनी मिट्टी समझते हो ना, कटलरी बनती है जिसके कुछ ग्लासेस, जो कप्स वगैरह बनते हैं। और बुल का मतलब है सांड। अगर एक सांड को चीनी मिट्टी की दुकान में भेज दोगे ना, चीनी मिट्टी की कटलरी रखी हुई है, तो वो सब कुछ गिरा मारेगा अपने सींगों से। तो अब बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब होता है अ केयरलेस पर्सन, ठीक है, जो चीज़ें बहुत गिराता है। केयरलेस एंड क्लमजी पर्सन, आपने उसके हाथ में जो दिया उससे गिर गया, है ना। तो इस तरह के केयरलेस और क्लमजी पर्सन को बोलते हैं अ बुल इन अ चाइना शॉप। तो ये 2 इडियम्स हैं, याद रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। इनके पीछे की कहानी मैं आपको इडियम वाली क्लास में करवाऊंगा इस वीक की। कह रहा है अ सिनिकल व्यू विल रिगार्ड दिस एज एक्शन डन अंडर ड्यूरेस बिटवीन February 2nd, 2021 and February 28, 2022. Twitter was issued directions to block 1474 accounts and 175 tweets in India, with the Ministry of Electronics and Information Technology suggesting in June that it was giving the company a final opportunity to comply with the जो है डायरेक्शंस। अब ये बता रहा है कि जो ये ट्विटर गया क्यों है। कह रहा है अगर सिनिकल व्यू लिया जाए, वो रिगार्ड करेगा इस पूरे मामले को, दिस को एक ऐसे एक्शन के तौर पे जो दबाव के अंडर लिया गया है, डन अंडर ड्यूरेस हुआ है। सिनिकल क्या होता है, थोड़ा डाउटफुल या सस्पिशियस, जिसमें आपको किसी चीज़ पे विश्वास कम होता है और हर चीज़ में आप सवाल करते हो। कह रहा है अगर आप सवाली तरीके से देखो, सस्पिशियस हो जाओ, तो आपको ये शक हो जाएगा कि ये जो पूरा मामला है ट्विटर का, ये एक ऐसा एक्शन है जो ट्विटर ने दबाव के अंडर में किया है। सरकार ने इसको बहुत डराया है, धमकाया है, उसके बाद ये दुखी होकर के वहाँ तक गया है। अब क्या हुआ भाई, दबाव कौन सा है, इस M- के बाद में पूरा दबाव बताया गया है। कह रहा है इसके और इसके बीच में, इन पूरे जो है डेट्स के बीच में ट्विटर को इशू किया गया था पैसिव वॉइस में ऐसी डायरेक्शंस जो थी ब्लॉक करने की इतने सारे अकाउंट्स और इतनी सारी ट्वीट्स को भारत में, इंडिया में। और ये काम कैसे हुआ था, ये काम हुआ था हमारी इस मिनिस्ट्री ऑफ IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमारी जो इस मिनिस्ट्री के सजेस्ट कर देने के साथ ही हुआ था, इशारा कर देने के साथ ही हुआ था इस साल की जून में, कि ये जो मिनिस्ट्री है ये दे रही थी इस कंपनी को एक आखिरी मौका कि ये कंपनी कंप्लाई विद करे, ये कंपनी फॉलो करे इसकी डायरेक्शंस को, जो भी डायरेक्शंस ये जो है जो इसने दिए हैं, इशू किए हैं। आई बात समझ में। तो इतने सारे ट्विटर को नोटिस मिले, और जब ट्विटर ने उनको फॉलो नहीं किया तो मिनिस्ट्री ने ये भी बोला एक मौका दे रही हूँ तुझे, अब अगर फॉलो करना है तो कर ले, नहीं तो हम तुम पे बैन भी लगा सकते हैं। तो इस दबाव के अंडर में ट्विटर गया है कहाँ पे, हाई कोर्ट में। व्यू की वर्ब है विल रिगार्ड, रिगार्ड के बाद हमेशा आप एज देखेंगे, जिस भी चीज़ को कैसे आप रिगार्ड करते हैं, है ना, कैसी तवज्जो देते हैं। सिनिकल मैंने आपको बता दिया। ड्यूरस का मतलब होता है इंटिमिडेशन, कोर्शन, प्रेशर या फोर्स। ट्विटर की वर्ब है वॉज इशूड। याद रखें प्राइवेट कंपनीज के नाम के आगे द को नहीं लगाना। द कभी भी ट्विटर के आगे, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, है ना, इनके आगे द आप नहीं देखेंगे। और मिनिस्ट्रियाँ जितनी भी हैं, सरकार के जितने भी एक्ट हैं, रूल्स हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, इनके आगे हमेशा द लगेगा। तो यहाँ तो नहीं लगा द, लेकिन यहाँ लग गया इस मिनिस्ट्री के आगे। चलो, इट की वर्ब है वॉज गिविंग। कंप्लाई विद करना मतलब किसी चीज़ को आज्ञाकारी तरीके से, ओबीडियंट तरीके से फॉलो करना। कंप्लाई के साथ में हमेशा विद लगता है। अब यहाँ पे अपने पॉज लेंगे,
कंप्लाई का सिनोनिम है अबाइड और अडियर, इनके साथ में कौन सी प्रेपोजिशन फिक्स है? सब लोग कोशिश करेंगे कमेंट्स में, अबाइड के साथ में कौन सी प्रेपोजिशन, अडियर के साथ में कौन सी प्रेपोजिशन? चलो, अबाइड के साथ में आता है सर बाय, अडियर के साथ में आता है टू। तीनों का मतलब सेम है, कोई फर्क नहीं है, बस तीनों की अलग अलग अपनी अपनी फिक्स्ड प्रेपोजिशंस हैं। बढ़े आगे, करे बट अ सब्सटेंटिव लुक एट द चैलेंज इन द कोर्ट बाय द कंपनी 39 URLs in specific in its petition suggest that Twitter is right to take up the gauntlet। कह रहा है लेकिन अगर एक सब्सटेंटिव लुक लिया जाए, सब्सटेंटिव का मतलब है थॉटफुल, सब्सटेंटिव का मतलब है पेंसिव, है ना, गंभीर। कह रहा है अगर गंभीर तरीके से देखा जाए, लुक लिया जाए इस चैलेंज का जो कोर्ट में दिया गया है इस कंपनी के द्वारा भारत सरकार को, और कह रहा है ये डैश से डैश के बीच में चैलेंज क्या है, इसमें 39 URL 39 अकाउंट समझ लो स्पेसिफिकली हैं इसकी पटिशन में, याचिका में, जिनको ट्विटर कहता है कि हम बर्खास्त नहीं कर सकते। कह रहा है अगर लिया जाए ना सब्सटेंटिव लुक, तो ये लुक ये सजेस्ट करेगा, आपको ये इशारा करेगा कि ट्विटर बिल्कुल ठीक है, राइट है, टेक अप द गॉन्टलेट करने में, सरकार ने जो इसको चैलेंज दिया था उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने में। आई बात समझ में? ढंग से सोचोगे तो आप न्यूट्रल तरीके से आप देखोगे ट्विटर बहुत गलत यहाँ पे नहीं है। लुक की वर्ब है सजेस्ट, ट्विटर की वर्ब है इस। सब्सटेंटिव मैंने आपको बता दिया, थॉटफुल, पेंसिव, गंभीर। अब देखो इसको सब्सटेंशियल वर्ड से कंफ्यूज नहीं करना है। सब्सटेंशियल का मतलब होता है साइजेबल या नोटिसेबल, आकार में जो बहुत बड़ा हो और इतना बड़ा हो जिसको नज़रअंदाज ना किया जा सके, वो होता है सब्सटेंशियल। तो ये दोनों अलग वर्ड्स हैं सर, एक जैसे आपको दिखते होंगे लेकिन मीनिंग्स इनके डिफरेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज के क्विज में थोड़ा सा कंफ्यूज करूँगा इन वर्ड्स पे मैं, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। टेक अप द गॉन्टलेट का मतलब, चलो इसको फीडियम्स को मैं समझा देता हूँ। देखिए गॉन्टलेट का मतलब होता है ग्लव। क्या होता है? ग्लव। दो इडियम्स अपने पास, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट और टेक अप द गॉन्टलेट। थ्रो डाउन का मतलब होता है इशू अ चैलेंज, इशू अ चैलेंज, और टेक अप द गॉन्टलेट का मतलब होता है एक्सेप्ट चैलेंज। याद रह जाएगा दोनों। अब ये बने कैसे हैं? आपके हाथ में दस्ताना था, आपको अचानक से गुस्सा आ गया किसी बात पे, है ना, आप एक बॉक्सर हो, आपने अपना दस्ताना जो है ज़मीन पे दे मारा। आपने क्या बोला? अभी बताता हूँ तुझे मैं। इस तरह से होता है ना, आपका ग्लव आपने उतारा और ज़मीन पे दे मारा कि इधर आ, अभी तुझे बताऊं। तो आप क्या कर रहे हो? थ्रो डाउन द गॉन्टलेट या ग्लव कर रहे हो, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो इसका मतलब हो जाएगा सामने वाले को चैलेंज कर रहे हो। बॉक्सिंग के रिंग से इस ईडियम को उठा के लाए हैं, और सामने वाला आया आपके पास, आपका दस्ताना उठाया और बोला कि चलो, तो उसने क्या किया? आपके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। फिर तीसरा है थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल का मतलब होता है टू सरेंडर। आपने चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया लेकिन आपसे लड़ा नहीं गया, तो आपने क्या किया? अपनी बॉक्सिंग रिंग के अंदर अपना टॉवल फेंक दिया। टॉवल तब फेंका जाता है जब किसी बॉक्सर को बहुत मार पड़ रही हो और उसके जो साथी होते हैं उनको लगता है कि कहीं ये मरा ना जाए, है ना, तो उसके साथी क्या टॉवल फेंक देते हैं रिंग में कि इस बॉक्सर को छोड़ दो, ये अब जो है हार चुका है। तो थ्रो इन द टॉवल मतलब सरेंडर करना किसी के सामने। तो ये तीन इडियम्स हैं, याद रखना है इसको, बॉक्सिंग के रिंग से आई हैं। करे मच ऑफ द कॉन्टेंट इन दीज URLs डीम टू बी फिट फॉर टेक डाउन्स is either journalistic or of a political nature or even decent। कह रहा है ज़्यादातर जो कंटेंट है इन URLs में, और वो URLs जिनको डीम्ड किया गया है, कंसीडर किया गया है कि वो फिट हैं, और किसके लिए? टेक डाउन करने के लिए, हटा देने के लिए। कह रहा है ये जो ज़्यादातर कंटेंट ना इस वो है या तो वो पत्रकारिता से रिलेटेड, या वो पॉलिटिकल नेचर का है, किसी नेता के द्वारा दिया हुआ भाषण है, और या फिर कभी कभी वो डिसेंट का भी मामला होता है, सरकार के खिलाफ गुस्से या डिससेटिस्फेक्शन का भी कोई बयान होता है। तो ऐसे बयान को सरकार ट्विटर से हटवाना चाहती है। मच की वर्ब है इस, डिसेंट मतलब रोष, डिससेटिस्फेक्शन गुस्सा, नाराजगी, डिस्कॉर्ड। डीम्ड मतलब कंसीडर्ड, ये एक एडजेक्टिव है, इन URLs के लिए आया है। टेक डाउन का मतलब होता है रिमूवल, किसी चीज़ को टेक डाउन करना, वहाँ से हटा देना। For example, some of the tweets were by farmers and others during their agitations during the farm laws। अगर एग्जाम्पल लें तो कुछ एक ट्वीट्स हैं वो फार्मर्स के द्वारा थी और कई दूसरों के द्वारा थी, उनके उस एजिटेशन के दौरान, प्रदर्शन के दौरान, धरने के दौरान जो आया था कृषि कानूनों के खिलाफ, अगेंस्ट द फार्म लॉज। तो ऐसी ट्वीट्स को भी गवर्नमेंट हटवाना चाह रही है। सम की वर्ब है वर्ड। ट्विटर इज ऑल्सो एक्यूरेट इन सजेस्टिंग दैट
द गवर्नमेंट हैज़ नॉट कंप्लाइड विद रूल्स अंडर द IT एक्ट विच कॉल फॉर ए हियरिंग of the author of the content besides the intermediary before any takedown action। अब कह रहा है इस मामले में एक और पेच भी है, कह रहा है ट्विटर इस मामले में भी सही है, एक्यूरेट है इस चीज़ को सजेस्ट करने में कि सरकार ने कंप्लाई विद नहीं किया है, सरकार ने सख्ती से फॉलो नहीं किया है रूल्स को, और रूल्स जो बने हैं हमारे IT एक्ट के अंडर द IT एक्ट। अच्छा कौन से रूल्स हैं भाई? ये वो रूल्स हैं जो कॉल फॉर करते हैं, डिमांड करते हैं एक सुनवाई की, हियरिंग की, और किसकी हियरिंग? ऑथर ऑफ द कंटेंट की, उस आदमी की जिसने कंटेंट को लिखा है, जिसने ट्वीट को पोस्ट किया है। और किसके साथ ही साथ बिसाइड्स इंटरमीडियरी की भी। इंटरमीडियरी है मतलब वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे ट्वीट की गई है ना, जैसे फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम। और किससे पहले? एनी टेक डाउन एक्शन से बिफोर, उससे पहले। तो ट्विटर का ये भी कहना है कि आप तो कहते हो इसको हटा दो, उसको हटा दो, लेकिन रूल्स में तो आपने ये लिखवाया था जब भी किसी चीज़ को हटवाना होगा तो ट्वीट करने वाले की हियरिंग लेंगे, सुनवाई करेंगे, और हमारी भी सुनवाई करोगे आप, ट्विटर के भी, उसके बाद ही टेक डाउन का एक्शन जो है लिया जाएगा। ट्विटर की वर्ब है इस, गवर्नमेंट की वर्ब है हैज़ नॉट कंप्लाइड विद, कंप्लाई विद, अवॉइड बाय, अडियर टू, याद रखना ये बस वही वाले हैं, बार बार यूज़ होंगे। विच की वर्ब है कॉल फॉर, विच आया है IT एक्ट के अंदर लगे हुए रूल्स के लिए, रूल्स प्लूरल है इसलिए विच की वर्ब भी प्लूरल है। अब ये IT एक्ट देख लो, सरकारी एक्ट है, I बड़ा, T बड़ा, A बड़ा, और आगे द भी लगा हुआ है। इन चीज़ों को जितना आप नोटिस करोगे ना दिमाग में बैठेंगी। इंटरमीडियरी का मतलब होता है बीच वाला, एजेंट। आपकी ट्वीट है, आपने लोगों के लिए की है, लेकिन इंटरमीडियरी कौन हो गया? जहाँ पे आपने ट्वीट की है ना, ट्विटर पे। तो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये है इंटरमीडियरी। कह रहा है द प्रोविजन ऑफ दीज रूल्स वॉज वन ऑफ द की रीजन्स वाई द सुप्रीम कोर्ट हैड अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट in Shreya Singhal versus Union of India 2015 case, which empowers the government to restrict access to online content in the interest of the sovereignty and integrity of the country। लंबा सेंटेंस है, इतना ही पढ़ लेते हैं। कह रहा है ये जो प्रोविज़न है ना इन रूल्स का, IT एक्ट में जो ये व्यवस्था है, प्रोविज़न है, कह रहा है ये व्यवस्था ही उन की रीजन्स में से एक है, उन महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, वॉज वन ऑफ द की रीजन्स, कि क्यों हमारी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, बनाए रखा कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को, संवैधानिकता को, सेक्शन 69A की हमारे IT एक्ट में। और कब बनाया? इस केस के अंदर, श्रेया सिंघल वर्सेस भारत सरकार 2015 के केस में। अब कह रहा है ये कौन सा एक्ट है? वही सेक्शन 69A। ये वो एक्ट है, वो सेक्शन है जो एम्पावर करता है, ताकत देता है हमारी सरकार को कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सके एक्सेस को, पहुंच को, किसी भी ऑनलाइन कंटेंट के लिए। और कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सके? इंटरेस्ट के अंदर, भलाई के अंदर, हमारे देश की सॉवरेनिटी के और इंटेग्रिटी के, हमारे देश की एकता और संप्रभुता के ऑफ द कंट्री। आई बात समझ में? अच्छा, और किस चीज़ के इंटरेस्ट में? इसके साथ साथ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स और पब्लिक ऑर्डर, इन तीनों चीज़ों के भी इंटरेस्ट में ये काम हो सकता है। देश की सुरक्षा में, अच्छे रिलेशन जो फॉरेन स्टेट्स के साथ में है, किसी कंट्री के साथ में, और या फिर पब्लिक ऑर्डर के नाम पे लोगों में व्यवस्था बनी रहे, कानून की जो है कानून व्यवस्था बनी रहे, इस नाम पे। लंबा सेंटेंस है लेकिन इजी है। आ रही बात समझ में ना? ये जो प्रोविजन है ना, इसी की वजह से 69A को रखा गया था। 69A को नहीं तो सुप्रीम कोर्ट हटाने वाला था। 69A में सरकार के पास यही पावर है कि वो किसी भी कंटेंट को इन सभी चीज़ों के नाम पे हटवा सकती है। लेकिन 69A को इसलिए रखा गया था क्योंकि इसमें सुनवाई का मौका मिलता है। सुप्रीम कोर्ट को लगा था ये ठीक जो है प्रोविज़न है। प्रोविज़न की वर्ब है वॉज, सुप्रीम कोर्ट की वर्ब है हैड अपहेल्ड। अपहेल्ड का मतलब है मेंटेन रखना, किसी चीज़ को बनाए रखना। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का मतलब है संवैधानिकता, किसी चीज़ की संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही होने की क्वालिटी। विच की वर्ब है एम्पावर्स, विच आया है 69A के लिए। अच्छा, सोवेनिटी मतलब संप्रभुता, और इसमें देखने वाला कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलो एक फटाफट ग्रामर रूल करवाएंगे आपको। एक्सेस के बाद में टू लगाया, ये ठीक है या गलत है? एक्सेस के बाद में टू लगाया, ये ठीक है या गलत है? देखो, एक्सेस यहाँ पे एक नाउन है, रेस्ट्रिक्ट इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है। रेस्ट्रिक्ट क्या करना है? एक्सेस। इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट एक नाउन ही होगा, तो नाउन अपने बाद में एक्सेस नाउन जो है हमेशा टू लेता है, लेकिन एक्सेस जो वर्ब है ना, वो अपने बाद में कभी भी टू नहीं लेगी। ये सारे मैं आपको फ्रेजेस दिखा रहा हूँ। लेफ्ट साइड में वर्ब्स हैं, लेफ्ट साइड में वर्ब्स हैं, राइट साइड में नाउन्स हैं, ठीक है। तो एक्सेस अगर वर्ब होगी ना तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगी, लेकिन नाउन अपने बाद टू लेता है।
है ना। वैसे कंट्रोल अगर वर्ब होगी तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगी, लेकिन कंट्रोल अगर नाउन बन के आया है तो अपने बाद में ओवर लेगा। इन सारे वर्ड्स को दिमाग में बिठा लो, इन पे क्वेश्चंस आपको बार बार हर एग्जाम में मिलेंगे। स्ट्रेस है, इम्पैक्ट है, टारगेट है, एम्फसाइज है ना, कंट्रोल है, इन्वेस्टिगेट, हीड या ऑर्डर है। वर्ब फॉर्म में इन वर्ब्स के बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी, लेकिन ये नाउन्स हैं तो इनकी प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। बोल करके देखो, बोलोगे तभी याद आपको रहेंगी। चलो आगे बढ़े। अच्छा, ऊपर आपसे मैंने सवाल पूछा था लीड टू के बाद में अगर वर्ब आ जाए तो किस फॉर्म में आएगी, तो वो भी फटाफट आपको दिखा देते हैं। अगर लीड टू के बाद में वर्ब आएगी तो वर्ब आएगी आईएनजी फॉर्म में। ये सारे वो फ्रेज हैं जिनमें टू के बाद में वर्ब नाउन या आईएनजी फॉर्म में आती है। आ रही बात समझ में? तो लीड टू आपको दिख जाएगा इसमें। तो लीड टू के बाद में क्या आएगा, या तो नाउन आएगा या वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इस केस में नाउन रखा हुआ था तो पंगे मत लो, लेकिन वर्ब होती देन यू विल चेंज इट इन अ जिरेंट इन वर्ब आईएनजी फॉर्म। चलो कहाँ पे थे अपने, ये वाला हो गया ना। कह रहा इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ इशूड द पब्लिक ऑर्डर and national security argument in a blanket manner to get internet platforms such as Twitter to take down content or to seek removal of profiles। कह रहा ये चीज़ बड़ी साफ है, क्वाइट क्लियर है कि भारत सरकार ने इस्तेमाल किया है इन दो बहानों को। पहला बहाना है पब्लिक ऑर्डर का, दूसरा बहाना है नेशनल सिक्योरिटी के आर्गूमेंट का। कह रहा है इन दोनों बहानों को पब्लिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्तेमाल में लिया है। और कैसे इस्तेमाल में लिया है? ब्लैंकेट मैनर के अंदर। अब ये ब्लैंकेट मैनर क्या होता है? स्वीपिंग मैनर, एब्सोल्यूट मैनर, नो ना किंतु ना कोई परंतु, जहाँ इच्छा हुई वहाँ पे लगा दिया। तो इन दोनों मामलों को एब्सोल्यूट तरीके से यूज़ में लिया है। और क्या करने के लिए? गेट करने के लिए इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ट्विटर को, कि वो टेक डाउन करे कंटेंट को, या फिर सीक करने के लिए रिमूवल को प्रोफाइल्स के। कह रहा है इवन इफ दे मेरली कॉन्स्टिट्यूटेड पॉलिटिकल डिसेंट और वर नॉट रिमोटली कनेक्टेड टू द रीजन्स प्रोफोर्ड बाय इट। कह रहा है यहाँ तक कि अगर वो मेरली खाली खाली कॉन्स्टिट्यूट करती थी, मिल करके बनती थी पॉलिटिकल डिसेंट से, सियासी तौर पे किसी की नाराज़गी से, और या फिर ना वो दूर दूर तक कनेक्टेड थी ऐसे रीजन से जो ऑफ़र किए गए हैं, प्रोफर किए गए हैं सरकार के द्वारा। प्रोफर करना मतलब ऑफिशियली ऑफ़र करना। तो सरकार क्या करती है, कोई भी ट्वीट इसको समझ में नहीं आती है ना, तो सरकार कहती है कि ये इसको हटाओ, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, पब्लिक ऑर्डर का मामला है, इस ट्वीट से दंगा हो जाएगा या देश की सुरक्षा पे खतरा पड़ेगा। तो ब्लैंकेट मैनर में सरकार इनसे ही काम करवा रही है, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म से। कह रहा है यहाँ तक कि तब करवा रही है सरकार ऐसा काम जब कोई भी ट्वीट में अगर पॉलिटिकल डिसेंट आ जाए तब भी, और या फिर कोई ट्वीट जो दूर दूर से नेशनल सिक्योरिटी से ना मिलती हो, रिमोटली भी कनेक्टेड ना हो, उस केस में भी इस सारे जो है मामले को यूज़ कर रही है। गवर्नमेंट की वर्ब है हैज़ इशूड, दे की वर्ब है कॉन्स्टिट्यूटेड, दे आया है ट्वीट्स के लिए, और दे की दूसरी वर्ब है वर। रिमोटली मतलब दूर दूर से, है ना। प्रोफर मतलब ऑफर करना, ऑफिशियली किसी चीज़ को ऑफिशियली ऑफर करना प्रोफर करना कहलाता है। मेयरली मतलब खाली खाली। चलो अब यहाँ पे गेट की पॉजिटिव स्ट्रक्चर यूज हुई है, गेट द इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स टू टेक डाउन। कल हैव करवाया था, आज गेट आ गया। गेट को आज नहीं करेंगे, क्लास लंबी हो जाएगी। पॉजिटिव्स आप सभी लोग बेसिक्स में कर चुके हो, फिर से करवाऊंगा, जहाँ पे गेट आएगा 1 या 2 दिनों में गेट फिर से कर लेंगे, ठीक है। फटाफट स्ट्रक्चर देख लो जिन लोगों को याद है। गेट समवन टू डू समथिंग। कह रहा है इंटरनेट एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ बिकम एन इवर ग्रेटर behemoth than what it was when the IT Act was framed in 2000। कह रहा है इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो बन चुके हैं और ज़्यादा बड़े behemoth, और बड़े ज़्यादा बड़े जो दानव। behemoth का मतलब होता है दानव, है ना, टाइटन, कोलोसस। कह रहा है और किसके मुकाबले? जबकि जब ये हुआ करते थे when it was, जब ये IT एक्ट जो है फ्रेम किया गया था सन 2000 के अंदर। तो एक्ट बहुत पुराना है और आज की सिचुएशन बहुत चेंज हो चुकी है। सिस्टम्स की वर्ब है हैज़ बिकम, इट की वर्ब है वॉज, एक्ट की वर्ब है वॉज। एक्ट के आगे द लगेगा, सरकारी एक्ट है। behemoth का मतलब होता है दानवाकार, टाइटन, जायंट, कोलोसस, है ना, बहुत ही बड़ा, समझ गए ना, शेप में या आकार में कोई बहुत बड़ी चीज़। कह रहे टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ रेगुलेशंस टू द न्यू फॉर्म्स ऑफ इंटरमीडियरीज that have cropped up since then, the government most recently came up with the Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules 2021। अब ये लंबा सेंटेंस है, इतना ही पढ़ो। कह रहा एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए दायरे को, स्कोप को इन रेगुलेशंस के, और कहाँ तक बढ़ाने के लिए? नई फॉर्म्स ऑफ इंटरमीडियरीज तक।
तो अब नए फॉर्म्स आ गए इंटरमीडियरीज के, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले नहीं थे। तो कह रहे हैं इनके आईटी एक्ट्स के दायरे को ट्विटर, इंस्टाग्राम तक लाने के लिए हुआ क्या। कह रहे ये वो इंटरमीडियरीज हैं जो क्रॉप अप हुए हैं सिंस देन, सन 2000 के बाद से ही इमर्ज हुए हैं, एमिनेट या ओरिजिनेट फ्रॉम हुए हैं। कह रहा हुआ क्या, ऐसा करने के लिए ना सरकार ने मोस्ट रिसेंटली कम अप विद हुई, सरकार अभी अभी उबर करके आई, ब्रिंग इन किया, इसने लॉन्च किया, और किसको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस रूल्स को सन 2021 के अंदर। समझ में आ गया। तो आईटी एक्ट को फेसबुक, ट्विटर पे लगवाने के लिए सरकार ने नए रूल्स बनाए थे पिछले साल। अब ये इन रूल्स के बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है विच besides bringing about obligations for accountability from social media companies and platforms, went on to add onerous requirements such as traceability of online conversations and new oversight functions that are weighted in the government's favor. कह रहा है ये वो रूल्स हैं जो कि इस चीज़ को करने के साथ साथ बिसाइड्स, और वो चीज़ है ब्रिंग अबाउट करना, इंट्रोड्यूस करना, लेकर के आना नई ऑब्लिगेशंस को, नए कर्तव्यों को, और किसके लिए, उस अकाउंटेबिलिटी, उस जिम्मेदारी के लिए जो आती है सोशल मीडिया कंपनीज और प्लेटफॉर्म से। तो एक तो इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते ही करते हैं, इनके नाम पे, इनके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारी डालते ही डालते हैं ये नए वाले रूल्स। कह रहे हैं इसके बिसाइड्स और क्या करते हैं भाई, ये इतना आगे बढ़ गए, वेंट ऑन टू कर गए कि इन्होंने जोड़ दिया बड़ी ही बोझ वाली ऑनरस रिक्वायरमेंट्स को। जैसे कि एक रिक्वायरमेंट है ट्रेसिबिलिटी का, ट्रेस करने की एबिलिटी इनके पास होनी चाहिए, ढूंढने की, और किसको, ऑनलाइन कॉन्वर्सेशंस को, किसने पहली बार ये मैसेज कहाँ से भेजा था, है ना, ऐसी ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए। और दूसरा, नया ओवरसाइट फंक्शन होना चाहिए, नया निगरानी का एक फंक्शन होना चाहिए, और वो फंक्शन जो सारे के सारे वेटेड हैं, जो सारे के सारे बोझ मतलब वजन वाले हैं सरकार के फेवर में, इन द गवर्नमेंट्स फेवर। तो ऐसा हुआ है। तो सन 2000 से 2022 को मिलाने के लिए सरकार ने नए रूल्स बनाए थे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगाए, और इन रूल्स की खामियां ये हैं कि ये बहुत सारी जिम्मेदारियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डालते हैं, ऑब्लिगेशंस इन पे बनाते हैं, और साथ ही साथ इसको बनाने के बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को ऐड कर देते हैं कि आप ढूंढ के लाओ ये मैसेज पहली बार कहाँ से आया था, और आप पूरे तरीके से ऐसे निगरानी करो कि सरकार के फेवर में ही सारा काम हो। गवर्नमेंट की वर्ब है कम अप विद होना, ब्रिंग इन करना, लॉन्च करना, इंट्रोड्यूस करना, किसी चीज़ को लेकर के आना। विच आया है रूल्स के लिए, विच की वर्ब है वेंट ऑन टू। गो ऑन टू की सेकंड फॉर्म है वेंट ऑन टू। गो ऑन टू होने का मतलब होता है आगे तक बढ़ जाना, इस हद तक चले जाना, है ना। अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, ब्रिंग अबाउट किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य, ट्रेसिबिलिटी आप जानते हैं, ऑनरस मतलब जिसमें ऑनर्स हो, जिम्मेदारी हो, बर्डनसम हो, ऐसी चीज़ जिसमें आपको बोझ लगे ना, एक्सट्रीमली हैवी हो, वो कहलाती है ऑनरस। कह रहा है ट्विटर्स केस इन कर्नाटका हाई कोर्ट शुड लीड टू ग्रेटर स्क्रूटनी ऑफ द रूल्स एंड टू अ क्लियर लेजिस्लेटिव डिबेट ऑन हाउ टू रिमेक देम इन अ वे दैट दे डू नॉट impinge on the freedom of the right to freedom of expression and privacy in the online space। अब लास्ट सेंटेंस के अंदर ये आपको दिखा रहा है अपना ऑप्टिमिज्म। कह रहा है ट्विटर का केस जो है कर्नाटका हाई कोर्ट में, इस केस को लीड टू करना चाहिए, सभी को ले जाना चाहिए, और किस चीज़ की तरफ, ज़्यादा अच्छी स्क्रूटनी की तरफ, जांच की तरफ इन रूल्स की, और एक क्लियर लेजिस्लेटिव डिबेट की तरफ, एक क्लियर जो है हमारी पार्लियामेंट में बहस की तरफ। और वो बहस होगी इस चीज़ पे कि हाउ टू रिमेक देम, इन रूल्स को कैसे रिमेक या रिबिल्ड किया जाए, और कैसे किया जाए इन अ वे, इस तरीके से दैट कि वो इम्पिंज ऑन या अपॉन ना करें, वो वायलेट ना करें हमारे राइट टू फ्रीडम को, जो है एक्सप्रेशन ऑफ प्राइवेसी का, हमारे अभिव्यक्ति और निजता के अधिकार का ऑनलाइन स्पेस के अंदर। तो इस केस से हमें ये आशावाद, थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म देख करके लगता है। केस की वर्ब है शुड लीड टू, दे की वर्ब है डू नॉट इम्पिंज ऑन। दे आया है रूल्स के लिए, रूल्स इम्पिंज ऑन ना करें। इम्पिंज ऑन का मतलब होता है नेगेटिवली इम्पैक्ट करना, किसी चीज़ को वॉयलेट जो है इंक्रोच करना, या समझ गए ना, हकों को मारना, अधिकारों को मारना कहलाता है इम्पिंज ऑन। चलिए यहीं रैप अप करेंगे सेशन को। आ जाओ अपने क्विज पे फटाफट से। सिंपल सा आर्टिकल था आज का। कॉक एंड बुल स्टोरी क्या होती है? एक सही स्टोरी, एक पौराणिक स्टोरी, एपिक स्टोरी, समझ गए ना, कोई महाभारत या कोई ऐसी पुराण वाली पुरानी स्टोरी। एक फॉल्स स्टोरी, झूठी स्टोरी, या एक बोरिंग सी स्टोरी। सबको आंसर मेरे ख्याल से आता है। मैं भी अपना आंसर डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में। पहले अपना निकालो, फिर मेरे से मैच करना। सेकंड में आपसे पूछा है स्ट्रेस, इस वर्ड के बाद में क्या रखोगे? कोई प्रेपोजिशन रखोगे या नहीं रखोगे? कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी तो नो प्रेपोजिशन, नहीं तो ऑन, द या एट।
अब ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जब वर्ड्स कैसे चेंज होते हैं ना, नाउन फॉर्म और वर्ब फॉर्म में वर्ड्स को कैसे आपको चेंज करना है। तो इस साइड में सारी वर्ब्स हैं, इस साइड में सारी नाउन्स है, देख लेना। थर्ड में आपसे पूछा है सब्सटेंशियल और सब्सटेंटिव, इन दोनों में से सही वर्ड कौन सा है, यहाँ पे कैसा यूज़ करोगे। चौथे में आपसे पूछा है एनजेंडर का सिनोनिम बताओ। तो एनजेंडर, जर्मिनेट, है ना, ये सारे वर्ड्स एक दूसरे के कैसे सिनोनिम बन जाते हैं। एनजेंडर का मतलब होता है किसी को डेंजर में डालना, जर्मिनेट करना, इम्पिंज ऑन करना, या किसी चीज़ को ऑफिशियली ऑफर करना। लास्ट में एक इडियम आपके पास, टू थ्रो इन द टॉवल। अगर टॉवल आप फेंक रहे हो बॉक्सिंग के रिंग में तो इसका क्या मीनिंग है, चैलेंज करना, चैलेंज को एक्सेप्ट करना, या सरेंडर करना। 5 क्वेश्चंस है सिंपल से और 5 आंसर्स आपको मिलेंगे फर्स्ट कमेंट में, जाके चेक करो, मेरे आंसर से अपने मैच करो, आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें सेशन को। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं एसएससी बैंकिंग कोर्सेज के अंदर, जाके आप एनरोल कर सकते हैं। राइटिंग कोर्स भी ऑलमोस्ट हो चुका है। ऐप को जाओ, डाउनलोड करो, और कोई क्वेरी होती है तो ये नंबर है व्हाट्सएप, इस पर आप मैसेज करो, मेरी टीम से आप बात कर सकते हो रिलेटिंग टू एप्लीकेशन कोर्सेज। Until then, signing out.